कैसे हैं आप लोग? नमस्कार। आज हम लोग डिस्कशन करने चल रहे हैं ट्रांसपोर्ट इन प्लांट का डिफ्यूजन की प्रक्रिया, डिफ्यूजन प्रेशर डेफिसिट, इन सारी चीज़ों पर बात करते हैं। वाटर पोटेंशियल पर भी लिए हैं। आज हम बात करेंगे कि प्लांट्स में जो ट्रांसपोर्ट होता है बेसिकली कितने तरीके, फिर उसको अप्लाई करेंगे हम प्लांट्स पर। तो टाइप ऑफ ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स। टाइप ऑफ ट्रांसपोर्ट्स। सबसे पहले हम बात करेंगे पैसिव ट्रांसपोर्ट की। पैसिव ट्रांसपोर्ट, व्हाट डू मीन बाय पैसिव ट्रांसपोर्ट्स? पैसिव, जैसा कि हिंदी में इसको हम निष्क्रिय परिवहन भी कहते हैं। इसका मतलब क्या होता है? पैसिव ट्रांसपोर्ट को हम पैसिव इसलिए कहते हैं क्योंकि इसके लिए किसी भी प्रकार की एनर्जी की आवश्यकता नहीं है। नो एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर द ट्रांसपोर्ट बाय दिस मेथड। तो सबसे जो की फीचर है, इंपॉर्टेंट पॉइंट, वो यही है कि नो एनर्जी रिक्वायर्ड एज एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट जो कि मेटाबॉलिक एनर्जी होती है, हम यहाँ पर इसका यूज नहीं कर रहे हैं। विदाउट यूज ऑफ एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, if the transport takes place, it is known as the active transport. It is also known as downhill movement. Passive transport also known as the downhill movement. इसको आप इस प्रकार समझ सकते हैं कि जैसे पहाड़ की चोटी से आपको नीचे आना है, दिस इज द हिल एंड यू हैव टू कम डाउन। पहाड़ की चोटी से नीचे उतरना है आपको, तो यहाँ पर किसी भी प्रकार की एनर्जी की आवश्यकता नहीं होगी। बिना एनर्जी खर्च किए हुए आप डायरेक्ट नीचे आ रहे हैं। इस प्रकार से इसे हम डाउन हिल मूवमेंट कहते हैं। इसको आप यहाँ पर अगर हम देखें प्लांट के रिस्पेक्ट में कि किसी भी बायोमॉलिक्यूल का ट्रांसपोर्ट हो रहा है, तो ट्रांसपोर्ट अकॉर्डिंग टू द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट हो रहा है। मीन्स इफ द ट्रांसपोर्ट रिस्पेक्ट्स द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, दिस इज नोन एज डाउन हिल ट्रांसपोर्ट और डाउन हिल मूवमेंट, एंड दिस डज नॉट रिक्वायर एनी काइंड ऑफ मेटाबॉलिक एनर्जी एज एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, राइट। अर्थात यहाँ पर एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट की कोई आवश्यकता नहीं है, इसीलिए हम इसको पैसिव ट्रांसपोर्ट कह रहे हैं। यहाँ पर कंसंट्रेशन ग्रेडियंट का रिस्पेक्ट करते हुए मूवमेंट होता है। तो व्हाट डू मीन बाय कंसंट्रेशन ग्रेडियंट? हम आपको पहले भी बता चुके हैं कि कंसंट्रेशन ग्रेडियंट का रिस्पेक्ट होगा इन पैसिव ट्रांसपोर्ट। इन पैसिव ट्रांसपोर्ट द मूवमेंट टेक्स प्लेस according to concentration gradient, according to the concentration gradient। हम concentration gradient का रिस्पेक्ट करते हैं। मूवमेंट टेक्स प्लेस अकॉर्डिंग टू द concentration gradient means from higher concentration area, higher concentration to lower concentration। बायोमॉलिक्यूल्स का जो मूवमेंट हो रहा है, दैट टेक्स प्लेस फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन, एंड इफ दिस हैपेंस नो मेटाबॉलिक एनर्जी रिक्वायर्ड हियर, सो इट इज नोन एज पैसिव ट्रांसपोर्ट। किसी भी प्रकार की मेटाबॉलिक एनर्जी की नीड नहीं है, हम इसलिए इसको पैसिव ट्रांसपोर्ट के नाम से जानते हैं। ये जो पैसिव ट्रांसपोर्ट होता है, इसको डाउन हिल मूवमेंट इसीलिए कहा गया है कि बिकॉज द मूवमेंट टेक्स प्लेस फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू
lower concentration. Therefore this type of transport is known as passive transport. ये जो पैसिव ट्रांसपोर्ट है ये बेसिकली दो प्रकार का होता है। पैसिव ट्रांसपोर्ट में एक ही शर्त है कि एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट खर्च नहीं होगा और ट्रांसपोर्ट हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन होता है, किसी भी प्रकार की एनर्जी की आवश्यकता नहीं है। ये बात समझ में आ गई? ठीक है, तो ये दो तरीके का होता है। आइए और जानते हैं कि ये दो तरीके का कौन कौन सा होता है। पैसिव ट्रांसपोर्ट ये कौन से दो तरीके का होता है? पैसिव ट्रांसपोर्ट के टाइप की अगर हम बात करें, पैसिव ट्रांसपोर्ट इट इज ऑफ टू टाइप, बाय मीन्स ऑफ सिंपल डिफ्यूजन, बाय मीन्स ऑफ द सिंपल डिफ्यूजन, बाय मीन्स ऑफ द सिंपल डिफ्यूजन। इसमें किसी भी प्रकार के किसी कैरियर प्रोटीन की आवश्यकता नहीं होती है। सिंपल डिफ्यूजन मेम्ब्रेन से सीधा अकॉर्डिंग टू कंसंट्रेशन ग्रेडियंट ट्रांसपोर्ट होता है फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। इसमें क्या होता है कि किसी एक्स्ट्रा फैसिलिटी की जरूरत नहीं है, नो कैरियर प्रोटीन रिक्वायर्ड। इसमें किसी भी प्रकार के कैरियर प्रोटीन की आवश्यकता नहीं है, ये अपने आप होता है, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है। बस शर्त यही है कि कंसंट्रेशन ग्रेडियंट मेंटेन रहे, हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन होता है। अगर मेम्ब्रेन के दोनों तरफ कंसंट्रेशन इक्वल है तो सिंपल डिफ्यूजन रुक जाएगा, नहीं होगा। यानी कहने का मतलब ये हो गया कि ये अगर हमारी सेल है, सपोज दैट, एंड हियर द मॉलिक्यूल ए, इट इज प्रेजेंट इन लोअर कंसंट्रेशन, इसका जो कंसंट्रेशन है लो है, और सेल के बाहर जो कंसंट्रेशन है ए का वो ज़्यादा है। ए का कंसंट्रेशन यहाँ पर ज़्यादा है और ए का कंसंट्रेशन सेल के अंदर कम है, और यहाँ पर ये मेम्ब्रेन है, तो दिस विल मूव फ्रॉम हियर टू हियर। इस प्रकार का मूवमेंट होगा क्योंकि ए का कंसंट्रेशन हाई कंसंट्रेशन है, यहाँ पर हाई कंसंट्रेशन, और यहाँ पर क्या है, यहाँ पर लो कंसंट्रेशन है। तो इस प्रकार से मॉलिक्यूल ए का मूवमेंट हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन होगा। इस बात को आप ध्यान रखें कि सिंपल बस केवल इसको मेम्ब्रेन चाहिए, यहाँ से हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन होगा, परंतु इसकी सेल मेम्ब्रेन पर किसी भी प्रकार के कैरियर प्रोटीन की आवश्यकता नहीं है, इसलिए हम इसे सिंपल डिफ्यूजन कहते हैं। सिंपल डिफ्यूजन, इट इज स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, ओके, but the condition should be applied here that there should be the difference of concentration across the membrane। अगर मेम्ब्रेन के दोनों तरफ कंसंट्रेशन इक्वल हो जाए तो सिंपल डिफ्यूजन रुक जाएगा। तो अभी हम इसी के बारे में बात करेंगे, अभी दूसरे पर हम बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ पर केवल लिख दे रहे हैं कि इसका नाम फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन है, फैसिलिटेटेड। परंतु हम इस पर अभी बात नहीं कर रहे हैं, हम बात किस पर कर रहे हैं, बाय मीन्स ऑफ सिंपल डिफ्यूजन की बात कर रहे हैं। तो सिंपल डिफ्यूजन में यहां पर कोई भी कैरियर प्रोटीन नहीं चाहिए हमको, ये पहली शर्त है। दूसरी शर्त यह है कि कंसंट्रेशन ग्रेडियंट बना रहना चाहिए मेम्ब्रेन के दोनों तरफ। अगर मेम्ब्रेन के दोनों तरफ इक्वल कंसंट्रेशन हो गया तो फिर ट्रांसपोर्ट नहीं होगा। तो यहां पर आपको मेंशन करना है कि फॉर सिंपल डिफ्यूजन, for simple diffusion to occur, the concentration gradient should be maintained। ये है, कह रहे कि मेम्ब्रेन के दोनों तरफ कंसंट्रेशन ग्रेडियंट यहाँ पर बना रहना चाहिए। अगर मेम्ब्रेन के दोनों तरफ इन बायोमोलिक्यूल्स का कंसंट्रेशन एक हो जाता है तो फिर ट्रांसपोर्टेशन रुक जाएगा।
ठीक है, कौन सी विधि से? सिंपल डिफ्यूजन की विधि से यहाँ पर कंसंट्रेशन ग्रेडियंट बना रहना चाहिए। इतनी बात समझ गए? यहाँ पर किसी भी प्रकार के कैरियर प्रोटीन की ज़रूरत नहीं है, किसी भी प्रकार की मेटाबॉलिक नीड नहीं है, मेटाबॉलिक एनर्जी की, क्योंकि पैसिव ट्रांसपोर्ट है। सिंपल डिफ्यूज़न में कोई कैरियर प्रोटीन भी नहीं चाहिए। लेकिन ध्यान रहे कि सिंपल डिफ्यूज़न जो होता है ये बहुत ही पर्टिकुलर होता है, यानी कि जो बायोमॉलिक्यूल्स होते हैं वो अपने कंसंट्रेशन ग्रेडियंट का तो रिस्पेक्ट करते हैं, परंतु किसी दूसरे बायोमॉलिक्यूल के कंसंट्रेशन ग्रेडियंट से इनको कोई लेना देना नहीं होता। इस बात को एक सिंपल एग्जांपल से आप समझ सकते हैं, हम आपको डायग्राम से एक्सप्लेन कर रहे हैं। यहाँ पर सपोज करिए कि एक सेल है, सपोज करिए कि एक सेल है, यहाँ पर ए मॉलिक्यूल है और बी मॉलिक्यूल है, यहाँ पर भी ए मॉलिक्यूल है और यहाँ पर बी मॉलिक्यूल है। मान लो कि ए का कंसंट्रेशन 5 मोल है, सपोज दैट, और ए का कंसंट्रेशन इधर 10 मोल है, बी का कंसंट्रेशन इधर 10 मोल है और यहाँ पर 5 मोल है। बात को समझिए, ये दो डिफ्यूजिंग मॉलिक्यूल हैं, मेम्ब्रेन के क्रॉस इनका ट्रांसपोर्ट होना है। तो यहाँ पर एक मॉलिक्यूल तो ए है और दूसरा मॉलिक्यूल बी है। ए का कंसंट्रेशन सेल के अंदर 5 मोल है, 5 मोल पर लीटर, और ए का कंसंट्रेशन सेल के बाहर 10 मोल पर लीटर है। तो नियम ये कहता है कि ए का ट्रांसपोर्ट जो होगा वो बाहर से अंदर की तरफ होगा, ए का जो ट्रांसपोर्ट होगा वो बाहर से अंदर की तरफ होगा। और अगर हम बी को ध्यान में रखें तो बी का ट्रांसपोर्ट कैसे होगा? वो अंदर से बाहर की तरफ होगा, क्योंकि अंदर इसका कंसंट्रेशन कितना है? 10 मोल है, और इस मेम्ब्रेन के उस साइड में इसका कंसंट्रेशन कितना है? 5 मोल है। तो इस वास्ते जो ट्रांसपोर्ट होगा वो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट का लिहाज करके होगा, मतलब कि उसका रिस्पेक्ट करेगा। ये ऐसे नहीं होगा उसको इग्नोर करेगा। लेकिन अगर आप इस तरह से इसको देखें, अगर आप इस प्रकार इसको देखते हैं कि साहब अगर इन दोनों बायोमॉलिक्यूल का कंसंट्रेशन जोड़ लें तो 15 मोल है, और मेम्ब्रेन के इस तरफ इनका कंसंट्रेशन भी 15 मोल है, ऐसी कंडीशन में तो फिर ट्रांसपोर्ट तो होने नहीं चाहिए, क्योंकि दोनों तरफ कुल मिलाकर के कंसंट्रेशन तो बराबर है। जी नहीं, यहाँ पर डिफ्यूज़न होगा। मैंने अभी आपको इसके पहले, यही इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसे आपको यहाँ जानना है, क्योंकि जो सिंपल डिफ्यूज़न है ये बहुत ही पर्टिकुलर होता है, किसी भी चीज़ के लिए एकदम पर्टिकुलर होता है कि ए जो है अपने कंसंट्रेशन ग्रेडियंट का रिस्पेक्ट करेगा, उसको बी से कोई लेना देना नहीं है कि बी का कंसंट्रेशन अंदर और बाहर कितना है, वो केवल ए अपने का ध्यान रखेगा। इसको इंडिविजुअल सिंपल डिफ्यूजन भी कहेंगे। इंडिविजुअल इसलिए कह रहे हैं क्योंकि हमको ए से अपने से मतलब है और बी को अपने से मतलब है, दोनों को अपने अपने से मतलब है। तो इसीलिए मैंने कहा कि सिंपल डिफ्यूजन में कोई भी बायोमॉलिक्यूल जो डिफ्यूज हो रहा है that will respect the concentration gradient of its own, not of others. It will respect the concentration gradient of its own, not of other. तो इसीलिए A को B से कोई लेना देना नहीं है, and in the same manner B has no relation to A. तो यहाँ पर A का concentration gradient चाहे जो हो, B की सेहत पर कोई असर नहीं पड़ेगा। B को बाहर जाना है और A को बाहर से अंदर आना है। हम इस प्रकार नहीं जोड़ेंगे कि ए और बी का संयुक्त कंसंट्रेशन, इनका कंबाइंड कंसंट्रेशन 15 मोल है और ए और बी का कंबाइंड कंसंट्रेशन 15 मोल, तो 15 मोल अंदर 15 मोल बाहर, तो यहाँ तो नंबर ऑफ मोल्स दोनों के बराबर हो गए। तो ऐसी कंडीशन में सिंपल डिफ्यूजन होना ही नहीं चाहिए। जी नहीं साहब, सिंपल डिफ्यूजन होगा और यहाँ पर ए और बी अपने अपने कंसंट्रेशन ग्रेडियंट का रिस्पेक्ट करेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है सिंपल डिफ्यूजन के लिए, इसे आप नोट कर लें। इतनी बात समझ में आ गई होगी, आगे बढ़ेंगे अब हम। ध्यान रहे कि सिंपल डिफ्यूजन में कंसंट्रेशन ग्रेडियंट कोई भी बायोमॉलिक्यूल अपने लिए फॉलो करता है, उसको दूसरे से कोई लेना देना नहीं होता। किसी भी प्रकार का कैरियर सब्सटेंस नहीं लगेगा, कोई कैरियर प्रोटीन नहीं है, कोई एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट नहीं लगेगा। सिंपल डिफ्यूजन के लिए एक बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन चाहिए और हायर कंसंट्रेशन टू लो मूव होता है। इतनी बात समझ गए। अब बात करेंगे हम किसकी, इसका जो दूसरा भाई है सिंपल डिफ्यूजन का जो दूसरा तरीका है उसे क्या कहते हैं? उसको हम बोलते हैं फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। अगर आपको सिंपल डिफ्यूजन समझ में आ गया हो तो हम फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन की तरफ चलें। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब आप देखेंगे फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन क्या होता है। व्हाट इज फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन? कम टू सी व्हाट इज दिस। आप जो चर्चा करने चल रहे हैं
वो किसकी है? वो फैसिलिटेटेड डिफ्यूज़न की है। यहाँ पर क्या होता है? फैसिलिटेटेड का मतलब इसको हिंदी में सुसाध्य परिवहन भी कहते हैं। फैसिलिटेटेड डिफ्यूज़न इज आल्सो नोन एज सुसाध्य परिवहन, इसे कहा जाता है। सुसाध्य परिवहन, फैसिलिटेटेड डिफ्यूज़न, स्पेशल फैसिलिटी इसको प्रोवाइड की जाती है ऐसे बायोमोलिक्यूल के ट्रांसपोर्ट के लिए। जरा ध्यान देंगे कि ये हमारी सेल है, सपोज दैट दिस वन, ये सेल है। यहाँ पर किसी भी बायोमोलिक्यूल को शिफ्ट होना है, ट्रांसपोर्ट होना है, तो इस पर खास प्रकार के कैरियर प्रोटीन्स होते हैं उस बायोमोलिक्यूल को ट्रांसपोर्ट कराने के लिए। ये कौन है? ये होता है कैरियर प्रोटीन। जो कि सेल मेम्ब्रेन पर स्थित होता है, राइट। अब जो डिफ्यूजिंग मॉलिक्यूल है, हमेशा ध्यान रहे कि यहां पर भी कंसंट्रेशन ग्रेडियंट का रिस्पेक्ट किया जाएगा। तो जो डिफ्यूजिंग मॉलिक्यूल है उसका कंसंट्रेशन यहां पर क्या है? कंसंट्रेशन यहां पर हाई है और सेल के अंदर उसका कंसंट्रेशन कितना है? लो है। कंसंट्रेशन लो है। ये हमारी सेल है और ये कैरियर प्रोटीन है जो यहाँ बैठा हुआ है। तो ऐसी कंडीशन में ये जो डिफ्यूजिंग मॉलिक्यूल है वो इसके सरफेस पर बाइंड हो जाता है, दिस वन। ऐसे कैरियर प्रोटीन के साथ डिफ्यूजिंग मॉलिक्यूल इसके लिए इस पर बाइंडिंग साइट होता है। ध्यान रहे कि जो कैरियर प्रोटीन है दैट हैज स्पेसिफिक बाइंडिंग साइट फॉर डिफ्यूजिंग मॉलिक्यूल। तो जो डिफ्यूजिंग मॉलिक्यूल है वो यहाँ पर सेट हो जाएगा। इसके बाद क्या करेगा कि ये कैरियर प्रोटीन अपनी पोजीशन को चेंज करेगा, इन्वर्जन होगा इसका, और ये इधर इसको डिस्चार्ज कर देगा। इस प्रकार से ये इसको इधर छोड़ देता है। तो यहाँ से अपने साथ बॉन्ड बनाकर इसको बाइंड करके और फिर इसका फेस इन्वर्जन होता है। ऐसे ये जैसे हमारी कुर्ते की आस्तीन पलट जाती है, इस प्रकार एक शटल की तरह ये ऐसे एक तरह से पलट कर और यहाँ पर इस मॉलिक्यूल को बाहर से अंदर ले आएगा। हम इसको, यद्यपि अगर यहाँ कैरियर प्रोटीन ना होता तब हम इसको सिंपल डिफ्यूजन कह देते, बिकॉज द मॉलिक्यूल इज मूविंग फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन, बट द कैरियर प्रोटीन इज नॉट प्रेजेंट, तो इट इज जस्ट लाइक द सिंपल डिफ्यूजन जो हमने आपको अभी बताया है। लेकिन सिंपल डिफ्यूजन और फैसिलिटेटेड में सब कुछ एक जैसा है, अंतर केवल एक है और वो है कैरियर प्रोटीन की मदद करने का। तो यहाँ पर जो कैरियर प्रोटीन है वो इस मॉलिक्यूल के साथ बाइंड अप कर इसकी हेल्प करते हुए इसको सेल के अंदर ले जाता है, राइट। इसको सेल के अंदर ले जाने का काम कर रहा है। तो स्पेशल प्रिविलेज इसको यहाँ दिया गया, स्पेशल फैसिलिटी प्रोवाइड की गई है। यहाँ पर कैरियर प्रोटीन मॉलिक्यूल्स इस काम में इसकी मदद कर रहे हैं, इसलिए ऐसे ट्रांसपोर्ट को हम फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन कहते हैं। व्हाई इट इज कॉल्ड एज डिफ्यूजन? बिकॉज इट इज मूविंग फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लो, बट इट रिक्वायर्स द कैरियर प्रोटीन। तो अगर यहाँ पर कैरियर प्रोटीन के मेडिएशन की ज़रूरत है तो हम इसे फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन या हिंदी में इसी को सुसाध्य परिवहन कहते हैं। ये बात आप समझ गए होंगे। एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट की कोई आवश्यकता नहीं है, इसीलिए हम इसे क्या कहते हैं? पैसिव ट्रांसपोर्ट। तो पैसिव ट्रांसपोर्ट दोनों तरीके के हमने आपको बता दिया, एक सिंपल डिफ्यूजन और दूसरा फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। ध्यान रहे कि जो फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन है उसमें कैरियर प्रोटीन की आवश्यकता होगी। तो इस पॉइंट को मेंशन कर लेंगे, नोट कर लेंगे यहाँ कि इन फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन everything is just like in simple diffusion। सब कुछ इसी के जैसा है। द डिफरेंस इज of the presence of the carrier protein। इस प्रकार से सेल मेम्ब्रेन के सरफेस पर कुछ खास प्रकार के कैरियर प्रोटीन्स होते हैं और इन कैरियर प्रोटीन्स पर किसी बायोमोलिक्यूल के लिए बाइंडिंग साइट होता है और इसको ये ट्रांसपोर्ट करा देते हैं। ये जो कैरियर प्रोटीन्स होते हैं
ये किसी भी मॉलिक्यूल के लिए, एक के लिए अगर बना है तो सारे मॉलिक्यूल को ट्रांसपोर्ट कराएगा, सभी प्रकार के, ऐसा नहीं होता। ये जो कैरियर प्रोटीन्स होते हैं ये स्पेसिफिक मॉलिक्यूल के लिए स्पेसिफिक होते हैं। मीन्स अगर ग्लूकोज का ट्रांसपोर्टर है तो वो फैसिलिटेटेड डिफ्यूज़न में फ्रक्टोज के लिए काम नहीं करेगा। इसी प्रकार से फ्रक्टोज का जो फैसिलिटेटर है, जो कैरियर प्रोटीन है, वो ग्लूकोज के लिए काम नहीं करेगा, गैलेक्टोज के लिए काम नहीं करेगा। तो दीज आर वेरी स्पेसिफिक। और इस प्रकार से इनके लिए, जैसे कि फ्रक्टोज के लिए जो ट्रांसपोर्टर है उसके लिए उसके सरफेस पर स्पेसिफिक बाइंडिंग साइट होता है। ऐसा नहीं होता कि वो ग्लूकोज को ट्रांसपोर्ट कर देगा, ऐसा नहीं करेगा कि वो किसी, जैसे सोडियम आयन को ट्रांसपोर्ट कर देगा या पोटेशियम आयन को ट्रांसपोर्ट कर देगा। सबके लिए स्पेसिफिक ट्रांसपोर्टर हमारी सेल मेम्ब्रेन पर होते हैं। तो इस प्रकार से फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन अगर फ्रक्टोज के लिए हो रहा है तो जो कैरियर प्रोटीन है वो फ्रक्टोज के लिए हाईली स्पेसिफिक होगा। ये बात आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब चूंकि यहाँ पर कैरियर प्रोटीन की ज़रूरत पड़ रही है इसलिए यह ट्रांसपोर्ट सेलेक्टिव होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको मेंशन करना है। क्या मेंशन करना है कि जो फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट होता है, द फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन इज हाईली सेलेक्टिव। क्यों होता है ऐसा? बिकॉज द कैरियर प्रोटीन्स have the binding site for a specific बायोमोलिक्यूल। ऐसा नहीं होता है कि किसी भी बायोमोलिक्यूल को वो ट्रांसपोर्ट करा देगा। तो कोई भी कैरियर प्रोटीन ये हाईली स्पेसिफिक होता है, इट इज स्पेशलाइज्ड एंड वेरी चूजी फॉर स्पेसिफिक बायोमोलिक्यूल, और इसीलिए उस बायोमोलिक्यूल के लिए इसके सरफेस पर बाइंडिंग साइट होता है। तो इसीलिए फ्रक्टोज का जो ट्रांसपोर्टर है दैट विल नॉट वर्क फॉर ग्लूकोज एंड द ट्रांसपोर्टर फॉर गैलेक्टोज विल नॉट वर्क फॉर फ्रक्टोज। तो इस प्रकार से सबके लिए स्पेसिफिक ट्रांसपोर्टर यहाँ पर होते हैं जिनको हम फैसिलिटेटिंग प्रोटीन्स कहते हैं, कैरियर प्रोटीन्स कहते हैं। ये किसी भी सेल के मेम्ब्रेन पर बाइंड होते हैं, राइट। आप समझ गए होंगे कि एटीपी लगेगा नहीं, हायर कंसंट्रेशन टू लो होना है, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट का रिस्पेक्ट होगा, बट द डिफरेंस इज दैट इट रिक्वायर्स द प्रेजेंस ऑफ कैरियर प्रोटीन एंड दीज कैरियर प्रोटीन्स आर हाईली सेलेक्टिव, देयरफॉर दिस काइंड ऑफ ट्रांसपोर्ट इज सेलेक्टिव। दूसरी चीज़ ये है कि यहाँ पर सैचुरेशन इफेक्ट आपको देखने को मिलेगा, सैचुरेशन मिलेगा आपको। सैचुरेशन का मतलब क्या होता है? क्योंकि जितने बाइंडिंग साइट होंगे उससे ज़्यादा बायोमोलिक्यूल का ट्रांसपोर्ट हो ही नहीं पाएगा। मान लो कि किसी भी ट्रांसपोर्टर पर 2 मॉलिक्यूल के लिए बाइंडिंग साइट है और 10 मॉलिक्यूल हैं जिनका ट्रांसपोर्ट होना है। अब क्या करना पड़ेगा? ऐसी कंडीशन में एक पर्टिकुलर टाइम में केवल 2 बायोमोलिक्यूल का ट्रांसपोर्ट होगा, बाकी क्या होंगे? 8 को वेट करना है। ठीक उसी प्रकार सपोज दैट यू हैव टू गो टू लखनऊ फ्रॉम फैजाबाद एंड यू हैव ए व्हीकल हैविंग 4 सीट्स, बट देर आर 10 persons who have to go to लखनऊ। देन गाड़ी एक ही है, सीट 4, जाने वाले 10। एक राउंड में गाड़ी जाएगी, 4 को लेकर लखनऊ छोड़ आएगी, लौट कर वापस आएगी, तब फिर बाकी 4 को लेकर जाएगी। जितनी सीट उतने आदमी लखनऊ जाएंगे, और कोई भी आदमी पैदल जाना नहीं चाहता, सब गाड़ी से जाना चाहते हैं। गाड़ी तो एक ही है तो इंतज़ार करना पड़ेगा। इस प्रकार से ये सैचुरेशन इफेक्ट होता है। अगर किसी भी ट्रांसपोर्टर पर किसी बायोमोलिक्यूल के लिए 2 सीट मौजूद है तो 10 बायोमोलिक्यूल में से 8 को वेट करना पड़ेगा तब तक के लिए जब तक कि ये कैरियर प्रोटीन अनलोड नहीं हो जाता। पहले लोडिंग होती है, फिर अनलोडिंग होती है। तो पहले बाइंड करके इसको सेल के अंदर भेज देगा, देन आफ्टर इट विल कम टू बाइंड अप नेक्स्ट मॉलिक्यूल्स। इस प्रकार से तब तक के लिए जब तक कि व्हीकल पर सीट खाली नहीं है, पोजीशन वैकेंट नहीं है, बाकी 8 बायोमोलिक्यूल को वेट करने के अलावा इनके पास और कोई चारा नहीं है। इस बात को ध्यान रखना है, राइट। तो इस तरीके से यहाँ पर एक तो ये बहुत ही सेलेक्टिव होता है फैसिलिटेटेड डिफ्यूज़न, और दूसरा यहाँ पर आपको सैचुरेशन इफेक्ट होता है। ध्यान रखेंगे कि कैरियर प्रोटीन जहाँ भी इन्वॉल्व होगा तो 2 बातें उसके साथ जुड़ी होंगी। एक, ये बहुत ही सेलेक्टिव होगा, ये जिस आयन के लिए ट्रांसपोर्टर है, मॉलिक्यूल के लिए ट्रांसपोर्टर है, उसी के लिए काम करेगा। सोडियम पोटेशियम पंप में
जो एंजाइम है ATPase, ये किसका ट्रांसपोर्टेशन करता है? सोडियम और पोटेशियम का। इट हैज़ द बाइंडिंग साइट फॉर पोटेशियम एंड सोडियम, दिस विल नॉट बाइंड विथ हाइड्रोजन आयन और अदर बायोमोलिक्यूल। तो इस प्रकार से ट्रांसपोर्टर जो होता है वो हाईली सेलेक्टिव होता है, और चूंकि सीट का मामला है तो सीट में सेचुरेशन निश्चित रूप से मिलेगा अगर डिफ्यूजिंग मॉलिक्यूल्स की संख्या ज़्यादा है। तो ये वाला पॉइंट भी मेंशन कर लेंगे आप कि जो फैसिलिटेटेड डिफ्यूज़न होता है इसमें आपको सैचुरेशन प्राप्त होता है, यहाँ पर आपको सैचुरेशन प्राप्त होता है। इन फैसिलिटेटेड डिफ्यूज़न अगर आप ट्रांसपोर्टिंग मॉलिक्यूल की संख्या बढ़ा देंगे तो उनकी संख्या बढ़ाने से ट्रांसपोर्ट की स्पीड नहीं बढ़ जाएगी। उसका कारण ये है कि बाइंडिंग सीट्स जो हैं, बाइंडिंग साइट्स जो हैं वो बहुत लिमिटेड नंबर में हैं, तो कुछ सेलेक्टिव मॉलिक्यूल्स को ही आगे ले जा पाएंगे और तब तक के लिए वेट करना होगा बाकी मॉलिक्यूल को। तो इसीलिए हमने आपसे कहा कि यहाँ पर सैचुरेशन इफेक्ट आपको देखने को मिलेगा, याद रखना इस चीज़ को। दूसरा हमने क्या बताया कि ये हाईली सेलेक्टिव होता है, देखो। और क्या बताया, कैरियर प्रोटीन जरूरी है फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में। सिंपल डिफ्यूजन से ये सारे डिफरेंसेज हैं जो हमने आपको बता दिया है, ठीक है। अब अगर इस प्लांट सेल के अंदर, ध्यान रखिए, इस प्लांट सेल पर अगर कोई भी इस जो कैरियर प्रोटीन है, सामान्य तौर पर ये एंजाइम्स होते हैं, तो ये जो कैरियर प्रोटीन्स हैं अगर इनका कोई इनहिबिटर आ गया जो कि कैरियर प्रोटीन को काम ही ना करने दे तो फिर ट्रांसपोर्ट प्रभावित हो जाएगा। इसलिए तमाम प्रकार के होते हैं, आयंस होते हैं या कुछ और बायोमोलिक्यूल्स होते हैं जो कि किसी भी ट्रांसपोर्टिंग मॉलिक्यूल को क्या कर देते हैं, उसको इनहिबिट करते हैं, उसके एक्शन को स्लो कर देते हैं या रोक देते हैं। ऐसी कंडीशन में ट्रांसपोर्टेशन प्रभावित हो जाएगा। तो अगर कैरियर प्रोटीन या एंजाइम जो किसी बायोमोलिक्यूल को ट्रांसपोर्ट करा रहा है, अगर उसका कोई इनहिबिटर मॉलिक्यूल आ गया या कोई इनहिबिटर या इनहिबिटिंग पॉइजन आ गया, तो ये जो ट्रांसपोर्ट हो रहा है ये तुरंत ब्लॉक कर जाएगा, क्योंकि वो डिपेंडेंट है किस पर, कैरियर प्रोटीन पर, और कैरियर प्रोटीन का एक्शन ब्लॉक हो गया है किसकी वजह से, किसी खास पॉइजन की वजह से। ऐसी कंडीशन में उसका ट्रांसपोर्ट रुक जाएगा, याद रखेंगे, ट्रांसपोर्ट नहीं हो पाएगा, ठीक। तो यहाँ पर इनहिबिटर का एक्शन जो होता है वो बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। तो अगर कोई भी इनहिबिटर लगा दिया इस कैरियर प्रोटीन का तो ट्रांसपोर्टेशन की एक्टिविटी प्रभावित हो जाएगी। तो इस पॉइंट को भी मेंशन कर लेंगे कि इन प्रेजेंस ऑफ इनहिबिटर ऑफ कैरियर प्रोटीन, इन प्रेजेंस ऑफ द इनहिबिटर ऑफ कैरियर प्रोटीन, the transport of biomolecule is blocked, the transport is blocked, रुक जाएगा, तब ये ट्रांसपोर्ट नहीं हो पाएगा अगर हम कोई ऐसा पॉइजन इस्तेमाल कर लें जो कि कैरियर प्रोटीन को, उसकी एक्टिविटी को ब्लॉक कर दे, उसको इनहिबिट कर दे, याद रहेगा। तो इस प्रकार से आप समझ गए पैसिव ट्रांसपोर्ट की दो प्रक्रिया है, एक होता है सिंपल डिफ्यूजन और दूसरा होता है फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। हमने आपको ये दोनों बातें बता दिया। नाउ कम टू द नेक्स्ट, दैट इज एक्टिव ट्रांसपोर्ट। हम एक्टिव ट्रांसपोर्ट की बात कर रहे हैं। नाउ कम टू द नेक्स्ट, दैट इज एक्टिव ट्रांसपोर्ट। ध्यान रखिए कि यहां पर कंसंट्रेशन ग्रेडियंट को इग्नोर किया जाता है। कंसंट्रेशन ग्रेडियंट कभी फॉलो अप नहीं होता, बल्कि उसके खिलाफ काम होता है।
कंसंट्रेशन ग्रेडियंट यहाँ पर उसका अनुपालन नहीं होता है, इसलिए यहाँ पर मूवमेंट अगेंस्ट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट होता है फ्रॉम लोअर कंसंट्रेशन टू हायर कंसंट्रेशन। तो इस बात को यहाँ पर मेंशन करेंगे, द ट्रांसपोर्ट बाय दिस मेथड is against concentration gradient, against the concentration gradient from the lower concentration to higher concentration। इट इज नोन एज, क्या बोलेंगे इसे, इट इज अप स्ट्रीम मूवमेंट। अप हिल मूवमेंट, हम इसे अप हिल मूवमेंट कहेंगे। इट इज द अप हिल मूवमेंट, मीन्स सपोज दैट यू आर राइजिंग ऑन हिल, आप पहाड़ी पर चढ़ाई कर रहे हैं, पहाड़ पर चढ़ाई कर रहे हैं, हम इसे क्या बोलेंगे, इट इज अप हिल मूवमेंट। इसे अप हिल मूवमेंट क्यों कहा जा रहा है, इसलिए क्योंकि हम लोअर कंसंट्रेशन टू हायर कंसंट्रेशन चल रहे हैं, ठीक उसी प्रकार जैसे कि हम पहाड़ पर चढ़ाई करते हैं। अब पहाड़ पर चढ़ाई कर रहे हैं तो मेटाबॉलिक एनर्जी लगेगी, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट खर्च होगा, ठीक है, लिखेंगे इसको। तो यहां पर क्या होगा, द मेटाबॉलिक एनर्जी in the form of ATP, in the form of adenosine triphosphate is required। यहाँ पर मेटाबॉलिक एनर्जी यूज होती है और एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट का उपयोग करके हम एनर्जी प्राप्त करते हैं, और लोअर कंसंट्रेशन टू हायर कंसंट्रेशन मतलब अगेंस्ट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट हम मूवमेंट करते हैं। ये बात समझ में आ गई, तो इसको हम अप हिल मूवमेंट कहेंगे। एक बार फिर उसी पहाड़ की चोटी जैसा देखेंगे आप, जैसे ये है, ये हिल है और आपको यहाँ से चढ़ाई करके ऊपर जाना है, यहाँ तक जाना है। तो ये जो मूवमेंट है, दिस वन, इट इज नोन एज अप हिल मूवमेंट हम इसको कहते हैं। एंड हियर द मूवमेंट टेक्स प्लेस अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। यहाँ पर कंसंट्रेशन ग्रेडियंट को इग्नोर करके मूवमेंट होता है, ठीक है, समझ में आ गया। तो यहाँ पर एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट की ज़रूरत पड़ेगी, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट यूज्ड, और स्प्लिटिंग करके एडेनोसिन डाइफॉस्फेट और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट में टूट जाएगा और जो एनर्जी है वो ये यूज कर लेगा। तो इस प्रकार से एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट को ब्रेक करके जो एनर्जी रिलीज होती है हम उसका उपयोग करके यहाँ पर ट्रांसपोर्ट कराते हैं, राइट, समझ में आ गया होगा, ठीक है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट। अब क्वेश्चन ये है कि एक्टिव ट्रांसपोर्ट में क्या कैरियर प्रोटीन की आवश्यकता है, वेदर कैरियर प्रोटीन रिक्वायर्ड इन एक्टिव ट्रांसपोर्ट। यस, कैरियर प्रोटीन लग भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में निश्चित रूप से लगना चाहिए कैरियर प्रोटीन, परंतु एक्टिव ट्रांसपोर्ट में कोई ज़रूरी नहीं है कि कैरियर प्रोटीन हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, तो आपको यहाँ पर ये पॉइंट मेंशन करना है, इन एक्टिव ट्रांसपोर्ट the carrier protein may or may not be required, may not be required। कैरियर प्रोटीन की आवश्यकता हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है, किसमें, एक्टिव ट्रांसपोर्ट में। तो ये हमेशा आप ध्यान रखेंगे कि
एक्टिव ट्रांसपोर्ट में कैरियर प्रोटीन की ज़रूरत पड़ भी सकती है और नहीं, परंतु एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट इसेंशियली लगेगा बिकॉज इट इज़ अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। हम कंसंट्रेशन ग्रेडियंट को इग्नोर करके मूवमेंट कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पर एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट की रिक्वायरमेंट है एनर्जी के रूप में। ये बात समझ में आ गई होगी। एक्टिव ट्रांसपोर्ट जो होता है ये कंसंट्रेशन ग्रेडियंट को इग्नोर करके होता है। तो ढेर सारे ऐसे बायोमोलिक्यूल्स होते हैं जिनका ट्रांसपोर्ट अगेंस्ट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, जैसे ग्लूकोज का होता है अगेंस्ट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट होता है, जैसे सोडियम आयनों का होता है अगेंस्ट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट होता है। तो इस प्रकार से कुछ इस तरह के ऐसे मिनरल्स हम आगे आपको पढ़ाएंगे कि एब्जॉर्प्शन में जब मिनरल एब्जॉर्प्शन होता है तो वहाँ पर ज़्यादातर मिनरल्स जो होते हैं वो उनके आयनों के फॉर्म में एब्जॉर्ब होते हैं, और एब्जॉर्प्शन एक्टिव ट्रांसपोर्ट होता है जहाँ पर एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट की आवश्यकता होती है। ठीक है, अब अगर हम यहाँ पर एक्टिव और पैसिव ट्रांसपोर्ट को समरी इनकी बनाए, इनके फीचर्स की, तो एक टेबल आपकी NCERT में दिया गया है। जो टेबल आपकी NCERT में दिया गया है, अगर आपके पास NCERT मेज पर है तो जस्ट ओपन दिस, come to the page number 175 and the table number 11.1. Come to the page number 175 in your NCERT and table number 11.1. I am going just to explain this. इन्होंने 4 कॉलम बना लिया, एक में प्रॉपर्टी लिखा, दूसरे में सिंपल डिफ्यूजन, फिर फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट है और एक्टिव ट्रांसपोर्ट है। ध्यान दीजिए, इस टेबल को हम यहाँ पर बोर्ड पर ड्रा कर रहे हैं। देखिए, इसमें एक तरफ प्रॉपर्टी लिखी है, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन है, पहला है सिंपल डिफ्यूजन, दूसरा है फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, और तीसरा है एक्टिव ट्रांसपोर्ट। इस प्रकार से ये टेबल बनाई गई है आपकी बुक में। एक कॉलम में प्रॉपर्टी है, फिर सिंपल डिफ्यूजन है, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन है और फिर एक्टिव ट्रांसपोर्ट है। इसमें पहली जो प्रॉपर्टी है, आप अगर टेबल देखें तो इसमें इन्होंने पहली प्रॉपर्टी को लिखा है कि रिक्वायर स्पेशल मेम्ब्रेन प्रोटीन, मीन्स रिक्वायरमेंट ऑफ कैरियर प्रोटीन। CP स्टैंड्स फॉर कैरियर प्रोटीन। अब अगर अभी हमने जो आपको पढ़ाया है, अगर ये कॉन्सेप्ट आपको अब जस्ट समझ में आ गया है तो इस लाइन को भर सकते हैं। इसमें अगर देखें तो क्या क्या हो सकता है, तो कह रहे हैं कि सिंपल डिफ्यूजन में क्या कैरियर प्रोटीन की आवश्यकता है, हम बोलेंगे नो, कैरियर प्रोटीन की आवश्यकता नहीं है। यहाँ पर सिंपल डिफ्यूजन में येस, यहाँ पर ज़रूरत है, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, येस। ठीक है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट में भी ज़रूरत है और फैसिलिटेटेड में भी डिफ्यूजन में भी ज़रूरत है, लेकिन ध्यान रहे एक्टिव ट्रांसपोर्ट में लग भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। ठीक है, यस, मे बी, तो यहाँ पर मे बी कर देंगे कि हो सकता है कि लगे, लगता है, किसी किसी में लगता है, किसी में नहीं लगता है। तो इस प्रकार से यहाँ पर आइदर आर की कंडीशन है। अब इसके बाद अगर हम दूसरे प्रॉपर्टी पर इसके जाएँ, आपकी NCERT ने जो दूसरी प्रॉपर्टी मेंशन किया है वो कौन है, कह रहे हैं कि हाईली सेलेक्टिव। अभी हमने चर्चा किया है इस पर, हाईली सेलेक्टिव का मतलब क्या होता है। चूंकि यहां पर कैरियर प्रोटीन की आवश्यकता है, जहां पर कैरियर प्रोटीन की आवश्यकता है वहां पर तो ये सिलेक्टिव हो जाएगा, अभी पढ़ा के आ रहे हैं। उसका कारण क्या है, क्योंकि जो कैरियर प्रोटीन होता है उस पर एक बाइंडिंग साइट होता है, वो किसी भी बायोमोलिक्यूल के लिए स्पेसिफिक होता है। फ्रक्टोज का जो ट्रांसपोर्टर है वो ग्लूकोज के लिए वर्क नहीं करेगा, तो इट इज़ वेरी चूजी फॉर फ्रक्टोज, तो इसीलिए बोलते हैं कि ये बहुत सेलेक्टिव है। जी हाँ, सिंपल डिफ्यूजन में हमारा उत्तर होगा नो, यहाँ पर सेलेक्टिविटी नहीं चाहिए, इसमें येस होना चाहिए। येस हाईली सेलेक्टिव होता है, वो किसी विशेष प्रकार के बायोमोलिक्यूल के लिए ही अडॉप्ट होता है। ऐसा नहीं होता कि हर प्रकार का मॉलिक्यूल सबका एक्टिव ट्रांसपोर्ट होगा, सभी का फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन होगा, जी नहीं, कुछ खास का होता है जिनके लिए ट्रांसपोर्टर होते हैं या कुछ स्पेशल प्रिविलेज मिल रहा होता है। अब इसके बाद अगर हम तीसरी प्रॉपर्टी की बात करें, तीसरा आपकी टेबल में दे रहा है हाईली सेलेक्टिविटी के बाद कह रहा है कि ट्रांसपोर्ट सैचुरेट्स, इसको भी हम आपको समझा चुके हैं।
अगली जो प्रॉपर्टी है ये है ट्रांसपोर्ट सैचुरेट। अब यहां पर अगर हम बात करें ट्रांसपोर्ट सैचुरेट की, तो आपको मालूम है कि ट्रांसपोर्ट सैचुरेशन वहीं मिलेगा जहां पर कैरियर प्रोटीन की आवश्यकता होती है। आपको मालूम है कि सिंपल डिफ्यूजन में कैरियर प्रोटीन की आवश्यकता नहीं है, तो ऐसी कंडीशन में यहां पर चूंकि कैरियर प्रोटीन आवश्यकता उसकी नहीं है, इसलिए यहां पर सैचुरेशन नहीं मिलेगा। देखने को मिलेगा? बिल्कुल नहीं मिलेगा। कहां पर? सिंपल डिफ्यूजन में नो, यस, यस। अगर कैरियर प्रोटीन है तो सैचुरेशन मिलेगा, और अगर एक्टिव ट्रांसपोर्ट में कैरियर प्रोटीन नहीं है, क्योंकि वहाँ पर दो कंडीशन बन रही है, एक में लग भी सकता है कैरियर प्रोटीन तो सैचुरेशन चाहिए, और अगर कैरियर प्रोटीन नहीं चाहिए एक्टिव ट्रांसपोर्ट में तो सैचुरेशन नहीं होगा। ठीक, मे और मे नॉट भी, ये ध्यान रहे, यस मे भी, तो सब में यस मे भी, यस मे भी हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर हाईली सेलेक्टिव, आप यस मे भी यहाँ पर भी लिख सकते हैं। क्यों? एक्टिव ट्रांसपोर्ट में कैरियर प्रोटीन अगर है तो सिलेक्टिव हो गया, अगर कैरियर प्रोटीन नहीं है तो सिलेक्टिव नहीं होगा। हमेशा ध्यान रखेंगे इसको। नेक्स्ट, अगली जो प्रॉपर्टी आपकी एनसीईआरटी बोल रही है वो ये है कि अपहिल ट्रांसपोर्ट। जी हाँ, तीसरी जो प्रॉपर्टी बेटा इसकी है वो कौन है? चौथी, ये है अपहिल ट्रांसपोर्ट। अगली जो प्रॉपर्टी हम यहां मेंशन कर रहे हैं, इट इज अपहिल ट्रांसपोर्ट। अब इस पर अगर हम बात करें अपहिल ट्रांसपोर्ट, तो बोलेंगे कि सिंपल डिफ्यूजन में जी नहीं, नो, ये डाउन हिल ट्रांसपोर्ट होता है, हाइयर टू लोअर होता है, और इसमें भी नो, हाइयर टू लोअर होता है, पैसिव ट्रांसपोर्ट है दोनों। लेकिन यहां पर लिखेंगे यस, ये अपहिल ट्रांसपोर्ट है। अपहिल ट्रांसपोर्ट का मतलब इट इज मूविंग फ्रॉम लोअर कंसंट्रेशन एरिया टू हाइयर कंसंट्रेशन एरिया, इसलिए हम इसे क्या मानेंगे? इट इज नोन एज अपहिल ट्रांसपोर्ट। याद रखेंगे कैसा ट्रांसपोर्ट होगा ये? अपहिल ट्रांसपोर्ट। तो बोलेंगे कि सिंपल डिफ्यूजन में ऐसा नहीं है, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में ऐसा नहीं है, लेकिन एक्टिव ट्रांसपोर्ट जो होता है, अभी हमने आपको डायग्राम, पहाड़ का डायग्राम बना के दिखाया है कि ये अपहिल मूवमेंट होता है, राइट। अगली प्रॉपर्टी जो एनसीईआरटी बोल रही है और लास्ट प्रॉपर्टी है वो ये है कि रिक्वायरमेंट ऑफ एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। अगर हम इसकी बात करें, पांचवी प्रॉपर्टी जो यहां पर है, दैट इज द रिक्वायरमेंट ऑफ एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट की अगर हम बात करें, रिक्वायरमेंट ऑफ एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, तो सिंपल डिफ्यूजन में क्या लिखेंगे? नो, नहीं चाहिए। एटीपी फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में नहीं चाहिए, लेकिन यहां पर चाहिए। हम यहां पर एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट यस लिखेंगे। किसमें? एक्टिव ट्रांसपोर्ट में एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट की आवश्यकता होगी। इस प्रकार से आपकी ये टेबल नंबर 11.1 है। कौन सी टेबल है ये? इट इज टेबल नंबर 11.1 एट पेज नंबर, इसका जो पेज है दैट इज 178। ये टेबल हमने आपको एनसीईआरटी की एक्सप्लेन किया है बहुत अच्छे से, ठीक है। अब हमारा ये वीडियो लेक्चर आप पढ़ेंगे। हमने आपको टाइप ऑफ ट्रांसपोर्ट तीनों बता दिया है। बेसिकली ये दो होते हैं, एक्टिव और पैसिव। पैसिव ट्रांसपोर्ट में दो होते हैं, एक डाउन हिल मूवमेंट होता है और दूसरा अप हिल मूवमेंट, सॉरी, एक सिंपल डिफ्यूजन होता है और दूसरा फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन होता है। और दूसरे में क्या होता है? वो अप हिल ट्रांसपोर्ट होता है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट। उसमें क्या होता है कि हम कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के खिलाफ मूव कर रहे होते हैं। अब कहेंगे कि ये सारी चीज़ों की टेबल में हमने चर्चा कर लिया है, बिल्कुल जो आपकी एनसीईआरटी में दिया है उसको एक्सप्लेन किया, कोई डाउट नहीं है। यहाँ पर ध्यान रहे कि ये टेबल आपकी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें से एक क्वेश्चन जरूर मिलेगा आपको, ठीक। टाइप ऑफ ट्रांसपोर्ट पर एक क्वेश्चन जरूर मिलेगा, ध्यान रखेंगे इसको, और इनसे तमाम प्रकार के क्वेश्चन बनेंगे। इसलिए इसको टेबुलेटेड फॉर्म में जैसे कि आपकी एनसीईआरटी ने दिया है, हमने उस चीज़ को एक्सप्लेन कर दिया है। आप कहेंगे कि एक्टिव पैसिव ये जो ट्रांसपोर्ट होता है, ये इसका यूज क्या है? तो हम आपको बताएंगे कि प्लांट्स में कौन कौन से बायोमॉलिक्यूल्स होते हैं जिनका कि ट्रांसपोर्ट पैसिव मेथड से होता है, कौन से ऐसे होते हैं जिनका ट्रांसपोर्ट एक्टिव मेथड से होता है। ये सारी चीज़ें हम आगे देखेंगे। अब यहाँ पर बेसिकली ट्रांसपोर्ट की तीन बातें और हम आपको बताएंगे, वो ये है, ज़रा ध्यान से देख लीजिए। किसी भी सेल से जो ट्रांसपोर्ट होता है उसके कुछ खास पॉइंट्स और हैं जिन पर क्वेश्चन आपसे बन सकते हैं।
अगर किसी भी बायोमॉलिक्यूल का ट्रांसपोर्ट जो है एक दिशा में हो रहा है, जैसे मान लो ये आपकी सेल है, अब यहां पर जो मॉलिक्यूल ए है, दिस मॉलिक्यूल ए इज ट्रांसपोर्टिंग दिस साइड, हम इसे यूनिपोर्ट बोलते हैं। इट इज नोन एज यूनिपोर्ट। अगर किसी भी बायोमॉलिक्यूल का डायरेक्शन एक तरफ है, चाहे वो बाहर से सेल के अंदर आ रहा है या फिर सेल के बाहर जा रहा है, तो इस प्रकार के ट्रांसपोर्ट को हम यूनिपोर्ट बोलते हैं, राइट। दूसरा जो केस हम आपको यहां दिखा रहे हैं वो ये है कि यहां पर मॉलिक्यूल जो ए है दैट इज गोइंग आउटसाइड एंड इन एक्सचेंज मॉलिक्यूल बी इज कमिंग इन। नाउ दिस टाइप ऑफ ट्रांसपोर्ट हियर इट इज नोन एज, इसको हम बोलते हैं एंटीपोर्ट। दिस वन इज नोन एज एंटीपोर्ट। व्हाई इट इज कॉल्ड एज एंटीपोर्ट? बिकॉज ए एंड बी मॉलिक्यूल्स आर मूविंग इन अपोजिट डायरेक्शन, ए गोइंग आउट एंड बी कमिंग इनसाइड द सेल, सो विथ रिस्पेक्ट टू ए द बी मॉलिक्यूल शोइंग एंटीपोर्ट। तो इस प्रकार से ये एंटीपोर्ट हो गया। एक और होता है जिसको हम को ट्रांसपोर्ट कहते हैं, साथ साथ ट्रांसपोर्ट, को ट्रांसपोर्ट। अब ये को ट्रांसपोर्ट में दो मॉलिक्यूल एक साथ ट्रांसपोर्ट होते हैं, और ये अगर एक साथ और एक ही डायरेक्शन में हो रहे हैं तब उसको हम सिम्पोर्ट बोलते हैं। मतलब कहने का ये हुआ कि सपोज करिए कि मॉलिक्यूल ए इस दिशा में जा रहा है और बी उसको फॉलो कर रहा है, ऐसी कंडीशन में ये को ट्रांसपोर्ट तो है, इट इज को ट्रांसपोर्ट। को माने साथ साथ, बट दिस को ट्रांसपोर्ट इज आल्सो नोन एज सिम्पोर्ट, एंड हियर दिस इज आल्सो को ट्रांसपोर्ट। बट दिस को ट्रांसपोर्ट इज एंटीपोर्ट। को ट्रांसपोर्ट का मतलब टू मॉलिक्यूल्स आर ट्रांसपोर्टिंग विद ईच अदर, एक दूसरे के साथ ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं। ये बात और है कि एक में डायरेक्शन अपोजिट है और दूसरे में डायरेक्शन सिमिलर है, तो जिसमें डायरेक्शन सिमिलर है हम उसे क्या बोलेंगे? सिम्पोर्ट। ऐसे को ट्रांसपोर्ट जिसमें दो मॉलिक्यूल का डायरेक्शन एक ही तरफ है हम उसे सिम्पोर्ट बोलेंगे, और ऐसे मॉलिक्यूल्स, दो मॉलिक्यूल्स जिनका डायरेक्शन अपोजिट डायरेक्शन में परंतु साथ साथ हो रहे हैं, तो ऐसे को ट्रांसपोर्ट को एंटीपोर्ट कहते हैं, राइट। इस प्रकार से ये भी आप जान लीजिए, ये हमारी सेल है और सेल में कंडीशन 3 दिखाई गई। कंडीशन नंबर 1 ये है, कंडीशन नंबर 2 ये है, और कंडीशन नंबर 3 ये है आपका। तो इस प्रकार से सेल में यूनिपोर्ट, एंटीपोर्ट और सिम्पोर्ट, ये सारी चीज़ें हो गई। इतना समझ लेने के बाद अब हम प्लांट में ट्रांसपोर्ट की बात करेंगे कि पानी का ट्रांसपोर्ट सेल में और जो मिनरल्स होते हैं इनका किस प्रकार होता है, ये हम अपने अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे। हमारे आज के इस लेक्चर में इतना ही। उम्मीद है कि आपको ये जो टाइप ऑफ ट्रांसपोर्ट, एक्टिव, पैसिव, फैसिलिटेटेड, ये सारा हमने जो समझाया है आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, और आपके काम भर को है। इससे ज़्यादा सवाल आपसे नहीं पूछेंगे, नीट में नहीं पूछेंगे इससे ज़्यादा, या फिर पीजीटी में भी इससे ज़्यादा सवाल नहीं पूछेंगे, इतने पे क्वेश्चन आ जाएगा। ठीक है, कमेंट करना कैसा लगा लेक्चर। ठीक है, ओके, थैंक यू।